गुड मॉर्निंग। अचीवर एकेडमी प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग उस दिन आपको छोड़े थे कहाँ पे? सभ्यताओं के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ये हम देख रहे हैं कि मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता जो है कहाँ विकसित हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। इसी कारण इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव का पालना। ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ था प्राचीन काल में? तो एशिया महाद्वीप में। इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं। सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप को, मानव का पालना अफ्रीका। तो मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप को, सभ्यताओं का पालना ये। देखिए, उसमें पहली सभ्यता मिस्र की है, दूसरी है चीन की, तीसरी आपकी क्रीट की, चौथी सभ्यता आपकी कहाँ कौन सी है? मेसोपोटामिया की, और पांचवी आपकी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, जो सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ थी। तो इन सभ्यताओं के बारे में सचित्र वर्णन के आधार पर आपको विधिवत तरीके से समझा दिया गया है इससे पहले वाली कक्षा में। आप जाके अचीवर यूट्यूब चैनल को खोल करके और वहां से उसको एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ करके, समझ करके, और एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। रिवीजन जो है आप लोग उसका करते रहिए। और ऐसे ही एक एक टॉपिक के साथ जीएस में आपको प्रतिदिन एक एक दो दो तीन तीन वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेगी, है ना। तो अब इसका आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीय सभ्यता। तो कुछ लोग दिमाग में चल रहा सर इसको पहले नोट कर दिए। देखिए, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी अभी, इसलिए इसको दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले जो सभ्यता विकसित हुई, सिंधु और उसकी सहायक नदी। देखिए, ये आपकी है सिंधु, और ये सिंधु है, सिंधु नदी है, और इसकी जितनी सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, तो इसी कारण इस नदी को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक पुरास्थल की खोज की जिसका नाम था हड़प्पा पुरास्थल। तो हड़प्पा पुरास्थल के नाम से ही, हड़प्पा पुरास्थल के खोजने से उसी के नाम पर ही इस सभ्यता का क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, सैंधव सभ्यता क्यों पड़ा? सैंधव सभ्यता का मतलब ये हुआ, ये सभ्यता 7 नदियों के आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई थी, इसी कारण इसको सैंधव सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए इसको कहा गया क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में किसका प्रयोग किया था? मानव। कांसा का। तो मानव ने सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया था? तो कांसे का प्रयोग किया था। तो कांसे का प्रयोग करने के कारण इस पूरी सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो परिवार में जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो जैसे कोई पड़ोसन अगर आती है तो उस बच्चे के नाम से, उस बच्ची के नाम से उसके माता पिता को पुकारती हैं। है निरहुआ माई कहाँ है, है रिंकुआ, है टिंकुआ, है पिंकुआ, ऐसे करके उनका नाम, माता पिता का कोई नाम पड़ोसन नहीं लेते हैं, उसी के नाम से। इसलिए ये सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई। कौन? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या की? इस पुरास्थल की खोज की। इसी कारण इस सभ्यता का क्या नाम पड़ा? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। और कांस्ययुगीन का मतलब आप जान ही लिए, सबसे ज्यादा कांसे का मानव ने प्रयोग किया, इसी कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन कहा गया। देखिए, इसकी सर्वमान्य तिथि, अगर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। 3 तिथियां हैं। यदि विकल्प में तीनों आ जाए तब आप क्या करोगे? बताइए, तीनों आ जाए तो क्या करेंगे? तीनों आ जाए तो क्या करेंगे? तो इसमें आप किसको लगाएंगे? 2350 से 1750 को। अगर विकल्प में ये नहीं है और ये दोनों आ गया विकल्प में, तब आप किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। अगर ये दोनों विकल्प में नहीं है तब आप किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। ठीक, ये आपकी सबसे सर्वमान्य तिथि। ज्यादातर इतिहासकारों का, ज्यादातर विद्वानों का मानना था कि इस सभ्यता, ये सर्वमान्य सिंधु सभ्यता की यही सर्वमान्य तिथि थी। और सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ का आना, भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके निर्माता की बात की जाए तो निर्माता इसके 3 लोग थे। जैसे आज वर्तमान समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोग मिलकर के सभ्यताओं का निर्माण किए हैं। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता के भी लोग थे, उसके निर्माता थे। तो निर्माता उस समय केवल 4 प्रजातियां थीं, और इन चारों प्रजातियों के शरीर के आकार में, बनावट के आधार पर सब में परिवर्तन था, और उसी तरह के अलग अलग ढांचे, अलग अलग तरह के से कंकाल पाए गए, और उसी कंकाल से इन प्रजातियों का नामकरण किया गया। और वह ये जितनी भी प्रजातियां हैं, ये आज भी हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में और भी अन्य देशों में ये रह रही हैं। तो वो जो उस समय हड्डियां पाई गई, जो कंकाल पाए गए, उन कंकालों को आज के जो लोग हैं उनसे उसकी तुलना की गई तो उससे मिलता जुलता था, है ना, मिलता जुलता था। तो इसलिए इनको वही नाम दे दिया गया कि इसका मतलब ये रहेंगे। कौन थे भैया निर्माता? एएम और पीएम, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग से शुरू होकर के और गुड नाइट तक की बात कर रहा है। तो सुबह और शाम, तो एएम और पीएम की बात कर रहा है। तो ए से आप अल्पाइनियम से मेडिटेरियन, पी से प्रोटो ऑस्ट्रेलियम से कौन हो जाएगा आपका? मंगो
लायड। तो यही चारों प्रजातियां उस समय थी। आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए है आपका ये आपका ग्लोब है और बीचों बीच में 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। तो अब यहाँ पर जो लोग विषुवत रेखा के आसपास पाए जाएंगे, जो लोग यहाँ, ये तो एकदम पूरी तरह से कालू भालू की तरह, एकदम कालू बितरना की तरह एकदम दिखेंगे, कालू हेड़न की तरह, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब एक जैसे रहेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ बर्फ भर तापमान अधिक होता है। अभी आपको 4 घंटे छत के ऊपर इस गर्मी में तपती हुई बैठा दिया जाए तो कितना नीक नीक गाल भाई सबका झुरा, लकड़ी करिया हो, ये एकदम झुरझुरा हो ये भैया। तो उसी तरह से जब ये कर्क रेखा पर गए तो कर्क रेखा आपकी ये है, यहाँ के मानव के शरीर आकार और चेहरे की सुंदरता में बनावट आ गया। और यहाँ जब आ गए, हे देखा रूस, और जब रूस में आ गए, अरे जाना एकदम निकोला आम, जान लिया पखलाई आम का निकाल दिया, एकदम लाल गोझुआ दिख रहा है। तो ये आदमी कहाँ दिखेंगे आपको? रूस में, है ना। उसी तरह से जैसे 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 जलवायु में परिवर्तन, जहाँ है गर्मी, जहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ ठंडा क्षेत्र है वहाँ के लोग कुछ दूसरी तरीके से हैं, मतलब वहाँ के लोग गोरे हैं, सुंदर हैं। और जहाँ मीडियम वाली बात है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर वाला जितना क्षेत्र है उसमें परिवर्तन है। भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है कन्याकुमारी, वहाँ के लोग कुछ दूसरे तरीके से हैं। और उधर हिमालय के लोग, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग अलग तरीके से हैं। तो आप बताइए विषुवत रेखा के तो और भी अलग अलग होंगे। तो इसी आधार के, क्लाइमेट के आधार पे ही, जलवायु के आधार पे ही मानव के आकार और चेहरे की बनावट में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, इनके निर्माता की बात हो गई, कहाँ सभ्यता विकसित हुई, किस महाद्वीप में विकसित हुई, क्या क्या इसका नामकरण था, कौन कौन इसके निर्माता थे और इसकी तिथियां कौन थी। आइए हम लोग इसका विस्तार देखते हैं फट से, इसका विस्तार कहाँ कहाँ से था। इसके विस्तार की बात करेगा तो भैया देखिए, वर्तमान समय में भाई इसका विस्तार कहाँ है। तो वर्तमान समय में इसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान समय में 3 देशों में है। तो इन तीनों देशों का जो नाम आप देख रहे हैं, इन तीनों देशों का नाम हम आपको तुरंत लिख के दिखा दे रहे हैं। एक है आपका भारत देश, ये देखिए। दूसरा आपका है पाकिस्तान, और तीसरा आपका भाई कौन सा है? अफगानिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान है। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में विस्तार अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखिए, भारत के कितने राज्यों में? अरे भारत के 7 राज्यों में। पाकिस्तान के कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अफगानिस्तान के कितने राज्यों में? तो 2 राज्यों में। अफगानिस्तान के 2 राज्यों में। तो आइए देख लेते हैं अफगानिस्तान के वो कौन कौन से 2 राज्य हैं। पहला राज्य है, एक का नाम है मुंडीगाक, दूसरे का नाम है सुरतुगुई। क्या नाम है? सुरतुगुई। 3 राज्य में यहां आपका कौन सा है? पहला तो पंजाब हो गया, दूसरा सिंध हो गया, सॉरी बलूचिस्तान लिख लीजिए, बलूचिस्तान। दूसरा आपका बलूचिस्तान हो गया, तीसरा हो गया सिंध प्रांत। 7 राज्य भारत के। सबसे ऊपर J&K, जिसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं। 2 नंबर पे आप किसको लिखेंगे? हरियाणा को। अभी देखिए, हम आपको पूरा चित्र बना के दिखा देंगे। पूरा जितना हम आपको पढ़ाएंगे वो सब आपको मैप पे ही पढ़ाएंगे। बस ध्यान से केवल आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर करिए, जोड़िए और लोगों को चीज़ों को बताइए, है ना। कि देव सर जो है अब ऑफलाइन के बजाय अब तो क्लास में ही रटाते थे, लेकिन अब ये जो है प्लेटफार्म चैनल पर भी आ गए हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ते रहिए। कोरोना में आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने घर पर रहिए। तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या? राजस्थान।
देखिए राजस्थान, और 4 नंबर पे आपका हो जाएगा गुजरात। 4 नंबर पे हो गया गुजरात, और 5 पे आप यहीं निपटा दीजिए किसको, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और 6 नंबर पे आप निपटा दीजिए जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और 7 नंबर पे आप निपटा दीजिए उत्तर प्रदेश को। तो आप देख रहे हैं भारत के कितने राज्यों में विस्तार पाया गया है, 7 राज्यों में इसका विस्तार पाया गया है। चलिए, तो भारत के कितने राज्यों में दिख रहा है आपको, 7 राज्यों में। अफगानिस्तान के कितने राज्यों में, 2 राज्यों में। पाकिस्तान के कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। आइए हम इनका चेहरा आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, क्या क्या इनकी स्थिति है। ये देखिए, आप पहचान लिए होंगे थोड़ा सा, अपना ही भारत है ना ये देखिए, इधर आपका भारत क्षेत्र है, ये है आपका भारत। तो 1 नंबर पे ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है, J&K। तो 1 नंबर पे आपका क्या हो गया, J&K। 2 नंबर पे आप देख रहे हैं कौन है, हरियाणा है, हरियाणा। 3 नंबर पे आपका यहाँ राजस्थान है। 4 नंबर पे गुजरात है। 5 पे महाराष्ट्र है। 6 पे मध्य प्रदेश है। 7 पे आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र जो है ये कौन सा क्षेत्र है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के कितने राज्यों में आप देख रहे हैं, 3 राज्यों में देख रहे हैं। तो 1 नंबर पे यहाँ पर भाई देखिए कौन सा है, पंजाब है। 1 पे क्या है, पंजाब है। और 2 पे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। और 3 नंबर पे आपका कौन सा है, सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत है भाई, सिंध प्रांत। तो आप देख रहे हैं तीनों एकदम एक लाइन से दिख रहे हैं। सबसे ऊपर कौन सा है, पंजाब, उसके नीचे बलूचिस्तान, उसके नीचे सिंध है। और भारत में अगर देख रहे हैं सबसे ऊपर कौन सा है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद 3 नंबर पर जल्दी बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए, राजस्थान है। 4 नंबर पर कौन सा है, गुजरात है। 5 नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। 6 नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और 7 नंबर पर कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। अब इस तरह से आप देख लीजिए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के कितने राज्यों में, 2 राज्यों में। यहाँ मुंडीगाक है और एक सुरतुगुई है। तो मुंडीगाक और सुरतुगुई, मुंडीगाक और सुरतुगुई कहाँ आपका पड़ेगा, अफगानिस्तान में। ठीक, मुंडीगाक और सुरतुगुई। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान समय कितने देशों में है, 3 देशों में। भारत के 7 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 राज्यों में, अफगानिस्तान के 2 राज्यों में। तो सबसे ज्यादा विस्तार किस देश में पाया गया, तो भारत में पाया गया। कहां पाया गया, भारत में पाया गया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम यहां इसके नीचे ये देखते हैं कि इस सिंधु सभ्यता का चारों दिशाओं की अंतिम सीमा कौन कौन सी है। सिंधु सभ्यता की चारों दिशाओं की अंतिम सीमा कौन कौन सी है, चारों दिशाओं की अंतिम सीमा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं की अंतिम सीमा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन जरूर पूछा जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चारों दिशाओं, इसका मतलब ये है कि जैसे इतने में पूरा विस्तार था, तो चारों दिशाओं में उत्तर में अंतिम पूरा स्थल कौन पाया गया, दक्षिण में कौन पाया गया, इधर पूरब में कौन पाया गया, उधर पश्चिम में कौन पाया गया। इसके बाद इसका विस्तार नहीं हो पाया, तो कितना क्षेत्र था, कैसे कैसे था, कौन सा था, किस नदी के तट पर, किस जिले में, किस राज्य में, किस देश में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका हेडिंग है, हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं की अंतिम सीमा। तो हड़प्पा सभ्यताओं की चारों दिशाओं की अंतिम सीमा आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। तो सबसे उत्तर में आपका कौन सा पुरा स्थल है, तो उत्तर में भाई देखिए मांडापुरा स्थल है। सबसे उत्तर में कौन सा पुरा स्थल है, तो मांडापुरा स्थल है। अब मांडा किस नदी के तट पर है, तो मांडा चिनाव नदी के तट पर है, चिनाव नदी। अब चिनाव नदी है तो जिला कौन सा है, अखनूर है, अखनूर जिला है, अखनूर जिला। राज्य कौन सा है, तो J&K।
तो J&K जम्मू कश्मीर में ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी और अंतिम पूरा स्थल मांडा है। और किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी। जिला कौन सा है? अखनूर जिला है। तो सबसे उत्तरी मांडा। अब देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है? अरे भाई दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद, दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद। अरे दैमाबाद है तो कौन है? परवरा नदी, परवरा नदी। अरे परवरा किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है, गोदावरी नदी की सहायक। परवरा किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक। चलिए अब देख रहे हैं दैमाबाद। यह देखा परवरा नदी। अरे तो जिला ये अखनूर है, तो यह कौन जिला है? अहमदनगर। अहमदनगर, अहमदाबाद ना है, अहमदनगर। यह देखिए अहमदनगर। ये कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखिए अंतिम सीमा, सबसे उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र। अब देखिए सबसे पूर्वी कौन सी है? 7 नंबर पे यहाँ कौन सा है? यूपी है। इसका मतलब एकदम समझ में आ गया होगा। राज्य वह पूरा स्थल का क्या नाम है? अरे उस पूरा स्थल का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पुरा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी और अंतिम पुरा स्थल है। अरे नदियावा कौन है? हिंडन नदी भैया, हिंडन। हिंडन नदी कहाँ पड़ेगा? मेरठ में। अरे बगलिए गाजियाबाद है वहीं भैया, गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंडन बैराज बनाया गया है। हिंडन बैराज के पास जो है वायुसेना का सबसे बड़ा उसका अपना अड्डा है। कहाँ पड़ेगा ये? आपका गाजियाबाद में। ठीक है। हिंडन नदी, हिंडन नदी है। और मेरठ में, हिंडन नदी मेरठ में, हिंडन नदी मेरठ। अब आप जान ही रहे हैं मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ये सबसे पूर्वी स्थल है। आइए देखते हैं सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। अरे सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सुतकागेनडोर। सुतकागेनडोर। सुतकागेनडोर पुरा स्थल, ये देखिए सुतकागेनडोर पुरा स्थल किस नदी के तट पर है? अरे तो भैया दास्क नदी के तट पर। दास्क, दास्क नदी। राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। ये देखिए बलूचिस्तान। अब देखिए इसी सुतकागेनडोर को सिंधु सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। क्यों चौराहा कहा जाता है? अरे यहीं से ही ये देखिए ये यहाँ है आपका, तो यहीं से लोग इधर दिशा में जाते थे, इधर चले जाते थे, इधर चले जाते थे, इधर चले जाते थे, इधर चले जाते थे, यहीं से चारों दिशाओं में चले जाते थे। व्यापार, इसका मतलब इसको देख के अनुमान लगाया गया, इसका मतलब ये लोग व्यापार भी करते थे। तो भैया इसे किसे? सिंधु सभ्यता का चौराहा किसे? सुतकागेनडोर को सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। चौराहा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का चौराहा किसे कहा जाता है? सुतकागेनडोर को। और सुतकागेनडोर पूरा स्थल आपका कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? तो बलूचिस्तान में पड़ेगा। ये हमारा सबसे पश्चिमी। तो इस तरीके से आपको एकदम विधिवत समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है? मांडा। दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकागेनडोर। उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इस तरफ आपका कौन सा है? बलूचिस्तान। अब ये सिंधु सभ्यता के आपका जो है, सिंधु सभ्यता के नाम के बारे में जान गए। सिंधु सभ्यता हमारे पूरे एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ विकसित हुई, इसको हम आपको चित्रों के माध्यम से बता दिए। इसके निर्माता AM और PN थे। अल्पाइन, मेडिटेरियन, काकेशियन, भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, मंगोलायड, जितने भी थे आपको समझा दिए। वर्तमान समय में 3 देशों में इसका विस्तार है। तीनों देश आपको एकदम विधिवत तरीके से समझा दिए। पूरा फिगर बना के एक एक स्थान आपको बता दिए। उसके बाद क्या है? हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं की अंतिम सीमा, इतना विधिवत तरीके से बता दिए। वो रट्टू फट्टू वाला काम नहीं है। इधर जितना है एकदम सब पाक साफ है। ऐसे झोली लेकर के आएंगे, इस सब विधिवत तरीके से फिगर के माध्यम से आपको समझा देंगे। पोथा ओथा की जरूरत नहीं है, बस मन लगा के इसको केवल आप देखते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। चलिए
इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके पुरा स्थलों के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई देखिए, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसलिए इसको कहा गया क्योंकि नगर और गांव में क्या अंतर है आप बताइए। गांव में छपरी छपरा मिला था, मड़ाहा मड़ाही, और गांव शहर में है भाई टाई बेल्ट एकदम बेहतरीन, और गांव में धोतिए कुर्तो दादा काम चला लिए थे। लेकिन यहाँ इससे काम नहीं चलता, यहाँ तो जीन्स टॉप टी शर्ट, क्या कहना है। अरे इस समय तो गांव वैसे हरी हरी देखत होगा। चलिए अब क्या है, तो यही नगर और शहर में आपको अंतर एकदम विधिवत समझ में आया होगा। शहर में आप जाएंगे तो बेहतरीन कॉफी पाएंगे, ग्रीन टी, और गांव जावत सरकनी वाली धाई के कोहली में से हाड़ी में से कावे ककई, और धाई के घुअर के बढ़िया बेहतरीन रस पिया एकदम मस्त आ जाना, ठर्रा पे है, मौसम बन रहा है धीरे धीरे। चलिए तो इतना समझ में आ गया। तो ये हमारी सिंधु सभ्यता भैया नगरीय थी, क्योंकि 3-3 मंजिले मकान थे, सड़कें गलियां पक्की थी। गाँव नाय रहा प्रधानी चुनाव बदराब दोन धाई के घुस जा चाप बधे, ये सुविधा नहीं है शहर में। शहर में तो इतनी बड़ी सुविधा है, जौन जौन गटर है सुक्क से हम चला जा, पुस्स से कहाँ चला जावा पथे नहीं चले भैया। तो ये है नगरीय सभ्यता। तो चलिए हम लोग इसको फट से मिटा देते हैं और आपको हम दिखाते हैं उन पुरा स्थलों के बारे में। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो पार्ट है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही शार्ट तरीके से पूरी जितनी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं सब आपको भाग 2 और भाग 1 2 पार्ट में इसको पढ़ाया जाएगा। तो 2 क्लास में आपको ये समझ में आएगा। तो आधा हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद आधा अगली क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए अब प्रमुख पुरा स्थल देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल। भाई देखिए, पुरा माने प्राचीन, स्थल माने स्थल, तो पुरा स्थल लगभग मान के चलिए वर्तमान समय में लगभग 1600 से अधिक पुरा स्थल खोजे गए। अधिक, चलिए खोजे गए लिख देते हैं, खोजे गए। लेकिन आपके मुख्य कितने हैं? मुख्य पुरा स्थल, तो मुख्य पुरा स्थल की अगर बात की जाए, ये देखिए, तो मुख्य पुरा स्थल, तो मुख्य पुरा स्थलों में अगर बात की जाए तो मुख्य पुरा स्थलों में हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहला है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा पुरा स्थल, हड़प्पा पुरा स्थल, ठीक। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा है आपका चान्होदड़ो। अरे सिसवा कंघिया लिपस्टिक काजल इत्र जहां से मिला रहा भैया। चौथे नंबर पे लोथल, 5वें नंबर पे धौलावीरा। 3 नगरों को विभाजित किया गया था। और 5वें पे आप जो है किसको लिख लेंगे? चान्होदड़ो हो गया। राखी गढ़ी लिख लीजिए, राखी गढ़ी छोड़ दीजिए, एक लाइन का मामला है। केवल हम लोग यहाँ कालीबंगा लिख लेते हैं, एक छूट गया था कालीबंगा। अरे वही खनन खनन बाजे चूड़ी, कालीबंगा, काली का काला और बंगा मतलब क्या होता है? चूड़ी। तो इतने आपके मुख्य 1600 थोड़ी नहीं हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को बस यही केवल 4, 5, 6 जो है यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें सबसे पहले खोजा गया पुरा स्थल आपका हड़प्पा। हड़प्पा नाम का एक राजा था, लोग बताते हैं, और इसी के नाम पे इस पुरा स्थल का नाम हड़प्पा पड़ गया। मोहनजोदड़ो इसका नाम इसलिए पड़ा है, मनई ऊपर मनई टियला था, टियला एकदम। इसलिए जब इसका सभ्यता का पतन हो गया था तो जितने भी नरकंकाल पाए गए थे वो सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे तर ऊपर, है ना, तर ऊपर पाए गए थे। और चान्होदड़ो इसलिए प्रसिद्ध है भाई, वक्रा कारीटे हैं, शीशा कंघी लिपस्टिक पाउडर इत्र, है ना, ये सारी चीजों की उपलब्धि यहाँ हुई थी। लोथल क्या था? बंदरगाह पुरा स्थल था। धौलावीरा क्या था? इसका विभाजन 3 नगरों में किया गया था। यही एकमात्र ऐसा पुरा स्थल था जिसका विभाजन 3 नगरों में किया गया था। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ से क्या मिली है? काले रंग की चूड़ियां मिली है। अब देखिए एक पुरा स्थल के बारे में। पहला पुरा स्थल हम लोग पढ़ते हैं क्या? हड़प्पा पुरा स्थल। ध्यान दीजिए, पहला क्या है? हड़प्पा पुरा स्थल। हड़प्पा पुरा स्थल आप देखिए, अब यही से ही क्वेश्चन बनना आपका, जितना बताइए यहाँ से भी क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनना है। बस यहाँ से आपको आप जोड़ने का प्रयास करें एक पुरा स्थल के बारे में। तो देखिए हड़प्पा पुरा स्थल। अब हड़प्पा पुरा स्थल की अगर बात की जाए तो खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे?
खोजकर्ता इसके कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। स्थान की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, साहिवाल जिला। साहिवाल गाय हो देखो भैया, साहिवाल। दूसरा नाम इसका क्या है? मांडगोमरी। मांडगोमरी जिला। जिला। राज्य कौन सा है? राज्य की बात करेगा तो पंजाब। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है भाई। पंजाब कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। अब देखिए क्या, हड़प्पा पुरास्तर। हड़प्पा पुरास्तर की खोज कब हुई? 1921 में। खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। स्थान कौन था? साहिवाल मांडगोमरी जिला। राज्य क्या था? पंजाब और पाकिस्तान। नदी कौन है? नदी वही है भैया, रावी नदी। रावी नदी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परुष्णवी। रावी नदी या परुष्णवी नदी। ठीक। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला प्राचीन नगर था। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला प्राचीन नगर कौन सा था? आपका हड़प्पा था। हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर इसके खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। साहिवाल मांडगोमरी जिले में स्थित है और राज्य पंजाब पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है? रावी। इसका दूसरा नाम परुष्णवी है। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला प्राचीन नगर था। और किसके निर्देशन में खोजा गया? एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। इसके निर्देशनकर्ता कौन थे? उसमें निर्देशन करता। तो निर्देशनकर्ता देखिए कौन थे? तो भाई इस समय सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो निर्देशनकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पुरातत्व विभाग की खुदाई शुरू हुई थी। पुरातत्व विभाग की सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई हुई थी। जैसे ये है आपकी भी रावी नदी, ये रावी नदी है, ये बहती हुई रावी नदी आ रही है। अब इसी रावी नदी के ही तट पर जो है ये स्नाना ये अंडागार, ये इधर से बंद था, ये है, ये आपका अंडागार था। अंडागार हम समझ रहे हैं ना? अरे एफसीआई गोदाम भाई, एफसीआई गोदाम नाका, सब्जी मंडी बगल, जो बाहरी लोग उनको पता कहाँ है भैया? वही अयोध्या राम की नगरी, जहाँ राम मंदिर बन रहा है। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन उधर दे दी गई, मंदिर के लिए। हम अब बताइए मंदिर कौन सी कंपनी बना रही है? एल&टी कंपनी बना रही है। एल&टी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। और आपके फैजाबाद अयोध्या में भारत का सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो है संग्रहालय, रामकथा संग्रहालय बनाया गया है उसी सरयू नदी के तट पर। और यहीं पर ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, प्रस्तावित हो चुका है। तो ये है आपका क्या? रावी नदी। देखिए ये है रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार थी। ये देखिए अन्नागार, ये अन्नागार। तो अन्नागार जो है, अन्नागार पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। और वो किस नदी के तट पर थी? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर यही बगल में ही भैया ना, ऐसे 2 लाइन में छोटे छोटे कमरे, ये देखिए छोटे छोटे कमरे थे, ऐसे बने हुए थे, ये छोटे छोटे कमरे थे। और एक एक लाइन में 15-15 कमरे थे, 15-15 कमरे। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये आवासीय बस्ती को प्रदर्शित करते हैं कि इसमें जो कामगार लोग रहते थे वो इसी मकान में, इसी घर में, इसी एक एक कमरे में सबका इलाज रहता था। कॉलोनी की तरह इलाज रहता था, रेलवे कॉलोनी की तरह, उसी में सब लोग रहते थे। तो ये 15-15 छोटे छोटे क्या पाए गए? यहाँ कमरे पाए गए। और इसी नदी के तट पर ये R37 और यच आकार की R37
R37 और H आकार की क्या पाई गई? समाधि पाई गई, समाधि। तो R37 और H आकार की समाधि पाई गई, R37। अब इसी के उत्तर में ये देखो भैया, यह नगर था इनका। किसका नगर? यही नगर था, किसका? सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल। तो नगर के ठीक दक्षिण में, नगर के ठीक दक्षिण में R37 और H आकार की समाधियां पाई गई। समाधियां का मतलब जिसमें मनुष्य को दफन किया जाता है, मृत शरीर को। और इसी नदी के तट पर कौन था? अन्नागार था। और यही छोटे छोटे कमरे मिले हैं, चबूतरेकार कुछ बस्तियां भी मिली हैं, बस्तियों का प्रमाण मिला है। कहां से? हड़प्पा पुरा स्थल से। सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन और सबसे महान पुरा स्थल था। अब इस पुरा स्थल की खुदाई क्यों हुई? इसकी खोज भाई 1921 में ही क्यों खोजा गया? इससे पहले जब ये पुरा स्थल नहीं खोजा गया था, तो इस पुरा स्थल से पहले जो मानव का क्रम विकास माना जाता था वो वैदिक युग से माना जाता था। मतलब ये माना जाता था कि जो आर्य लोग थे, वेदों के आधार पे वही लोग भगवान थे, वही लोग भगवान थे और वही लोग मनुष्य को पैदा किए थे। जल्लाद हो जाता था। अब उसको जल्लाद को मारने के लिए तमाम देवी देवता आ जाते थे इकट्ठा। पता चला उस समय जल्लाद को चीर फाड़ दिया तो फिर आदमी पैदा हो जाता था। आप बताओ, पसीना से नहीं पैदा होते रहे, ये हाल में देख लिया। महिला पुरुष का इतना संघर्ष करने के बाद जो है तब जाकर के सफलता मिलती है ना। तो ये पहले बंदूक लोड के गिर रहे, इसे पे क्यों क्या किया जाए। तो ये जितनी व्यवस्थाएं थी, आडंबरी व्यवस्था, ये वैदिक युग से चल रही थी। लेकिन जब 1921 में इसकी खोज क्यों हुई, कैसे हुई, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लाहौर से कराची, ये आप गुजरात देख रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका लाहौर, ये लाहौर है, और ये है आपका कराची। कराची बंदरगाह का नाम सुने होंगे, पाकिस्तान में है। यहीं पर भैया रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। ये देखिए रेलवे लाइन का कार्य, देखिए रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन में आप देखे होंगे पटरियों के किनारे किनारे इतने बड़े बड़े बोल्डर रखे जाते हैं, पत्थर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? ताकि जो ट्रेनियां ऐसे चलती है, अगर वो ऐसे लचकमान नहीं होगा, क्या होगा? पटरी टूट जाएगी। तो इसलिए जैसे दबा, पत्थर हटा, फिर ट्रेन चली गई, फिर वो सीधा हुआ, फिर पत्थर आके सेट हो गया और किनारे किनारे की मिट्टी को बहाने में रोकता है। तो जब इन पत्थरों की जरूरत पड़ी तो रोड़ों को जरूरत पड़ी, तो जॉन ब्रंटन और विलियम बेंटन दो अंग्रेज थे, और यही दोनों अंग्रेज इसको बनवाने का ठेका दिए थे। अरे रेलवे लाइन का विकास 1853 में हो गई थी, लेकिन 1921 जब यहाँ रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था, तब इन लोगों को रोड़ों की जरूरत पड़ी। तो ये लोग जो है उस समय महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ये देखिए, पुरातत्व विभाग की स्थापना करजन के समय 1902 में हुई थी। कौन से ऐसे पुरातात्विक थे जो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझे थे? तो एबी अलेक्जेंडर ऐसे पुरातात्विक थे जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे, उसको ये नहीं समझे थे। तो जॉन ब्रंटन और विलियम बेंटन दोनों अंग्रेज थे, दोनों को ठेका मिला था इस रेलवे लाइन बिछाए जाने। तो इसमें रोड़ों की जरूरत पड़ी। जिसे गांव में देखा भिटवा उठवा ना भैया ढिहवा, ऐसे ऊंचाई त्रिभुजा आकार में होता है, ऐसे आकार होता है देखा। तो इसका आकार हड़प्पा का कैसे था? हड़प्पा पुरा स्थल का आकार कैसे था? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन ये भी बन गया, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। किसका? हड़प्पा पुरा स्थल का। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। भिटवा इसे रहा ना भैया, इसे देखे होंगे, अरे जैसे गांव में भिटहू लगाई जाती है कंडिया वाला, तो ऐसे इसका आकार था। तो रोड़ों की जरूरत पड़ी। दोनों अंग्रेजों ने जाकर के उस समय पुरातत्व विभाग के मुखिया यही थे भाई, तो इनसे कहा कि हमें रोड़ों की जरूरत है, आप हमें दे दीजिए। तो सर जॉन मार्शल ने जो है उनको भेज दिया। किसको? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी। अब जब राय बहादुर दयाराम साहनी को इन्होंने भेज दिया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी वहां पहुंचे तो भाई बुलडोजर ला, मशीन ला, खुदाई शुरू है, अपन जैसे भी भरी जाएगा भर। तो अब जब खुदाई शुरू हुई तो तमाम मनी कंकाल देखा, कब्र मिलेगा, मकान मिला, इतना बड़ा अन्नागार मिला, छोटे छोटे
कमरे मिले, नगर मिले, ये जब सारे मानव के साक्ष्य मिलने लगे तब तुरंत वही पुरातत्व विभाग वालों ने कहा ओ हो इसका मतलब कि यहाँ पर इससे पहले लोग रहते थे। अभी तक तो हम वैदिक युग के आधार पे अपना जीवन चलाते थे, रॉन्ग नंबर लगाए थे, राइट नंबर तो इधर है। तो वहीं से ही भैया 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की। तो यहाँ तक जो है आज हम लोग भाग 1 पूरा आपका पढ़ लिए हैं। इसके बाद वाली जो है बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। दूसरी क्लास आप जरूर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा। इसके बाद वाला और अब तक का जितना था ये तो समझ लीजिए एकदम सोनिम सुहागा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उम्मीद और विश्वास होगा कि टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को जितने भी विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका लाभ लेते रहिए। जैसे हमारी आपकी मुलाकात होती है तो तुरंत जैसे हमारी आपकी मुलाकात होती है ऑफलाइन पे तो और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इन चीजों को समझते रहिए। आज हम लोग भाग 1 पढ़ लिए, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।